अगर आप लोग यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस एग्ज़ाम और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे तो आप लोगों के दिमाग में एनसीईआरटी बुक्स से संबंधित बहुत सारे सवाल होंगे। और जब भी आप लोग तैयारी करना शुरू करते हैं ना, तो आप लोग किसी से भी पूछ के देखिए, हर कोई आप लोगों को सलाह देता होगा कि आप लोग हर हाल में एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर पढ़िए, उन्हें ज़रूर कवर करिएगा। तो इतना एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस क्यों दिया जाता है? एनसीईआरटी बुक्स कितनी ज़रूरी हैं, क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए? अगर इसका सवाल आप लोगों को सवाल का जवाब मिल गया होगा तो आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि कौन सी एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका जवाब आप लोगों को हर हाल में खोजना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हो फिर चाहे आपके स्टेट पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस में आपका यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो या एमपी पीएससी हो, इनमें आप लोगों को पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन उसमें भी आप लोगों को देखना होता है कि क्या पढ़ना है, उससे ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ये पता आप लोगों को होना चाहिए। अब आप लोगों को लिस्ट मालूम चल गई कि ये भाई बुक्स हमें एनसीईआरटी की पढ़ना है। फिर आप लोग कहोगे कि ये एनसीईआरटी बुक्स मिलेंगी कहाँ, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब एनसीईआरटी बुक्स आपको मिल गई तो इन्हें पढ़ा कैसे जाए? और जब आप लोग पढ़ लेते हो तो फिर आप लोगों के दिमाग में एक और सवाल आता है कि भाई अब पढ़ लिया हमने ये बुक्स, अब हम इसका नोट्स कैसे बनाएं, और नोट्स बनाना क्या ज़रूरी है, ये भी सवाल आता है। तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज की इस क्लास को देखने के बाद मिल जाएंगे। और यहाँ हम लोग भारी भरकम शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग अपनी बातें रखेंगे, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। और एक जानकारी आप लोगों को दे दूं, अगर आपकी दिमाग में यूपीएससी सिविल सर्विस से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, चाहे फॉर्म से लेकर भरने को लेकर, तैयारी को लेकर, पैटर्न को लेकर, प्रीलिम्स का हो, मुख्य परीक्षा का हो, इंटरव्यू का हो, या सिलेबस हो आपका, पुराने क्वेश्चंस पेपर हो आपके, तो उन सब की क्लासें हम लोग कवर कर चुके हैं। यूपीएससी एग्जाम के नाम से प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और मुझे इतना यकीन है कि आपके हर सवाल का जवाब वहाँ मिल जाएगा। फिर भी कोई अगर सवाल बचता है तो आप लोग उसे भेजिएगा, हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे। और एनसीईआरटी कोई भी आप लोगों से कह देता है कि कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ना है, ऐसा नहीं है, सभी नहीं पढ़ना है। सभी में तो बहुत सारी बुक्स आप लोग देखेंगे, आप लोगों को देखने को मिलती होंगी। सबसे पहले सवाल यही आता है, क्यों जरूरी है बुक्स? फिर उसके बाद बताता हूं आगे की बात। तो देखिए, एनसीईआरटी बुक्स को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं, आपके घर में भी आप लोग घर बनवाते होंगे, या नहीं बनवाते हैं तो चलिए भाई, आप लोगों ने बनते हुए देखा होगा। और बनते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी नींव भरी जाती है। नींव भरी जाने का कहने का मतलब है कि गड्ढे नीचे खोदे जाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि सीमेंट डाला जाता है, पत्थर डाले जाते हैं, और एक तरह से मजबूत नींव भरी जाती है। और इसके बाद आप देखते हैं कि इमारत की यानी कि मकान की कई मंजिलें खड़ी हो जाती हैं, वो मजबूती के साथ सालों साल खड़ा रहता है। तो यही नींव भरने का काम आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स करेंगी। अब आप देखिए, आपको कहीं शब्द मिल गया, मान लीजिए आप लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कहीं आपको शब्द मिल गया लोकतंत्र, कहीं आप लोगों को शब्द मिल गया राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद, तो ये क्या होते हैं, ये शब्द हैं क्या, इनके बारे में आप लोगों को मालूम चलता है। और जब आप लोगों की नींव मजबूत हो जाएगी ना एनसीईआरटी को बुक्स को पढ़ने के बाद, तो उस पर आप लोग बुक्स का अंबार लगा दीजिए, कई इमारतें खड़ी कर दीजिए आप लोग। फिर चाहे आप लोगों ने पॉलिटी यानी कि राजनीति विज्ञान की किताबें पढ़ ली एनसीईआरटी की, तो फिर आपके सामने कोई भी एम लक्ष्मीकांत आए,
या कोई और भी बुक्स आए स्पेशल, आप लोग उसे आसानी से समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे और आप लोग परीक्षा के लिए तैयार हो पाएंगे। तो इसीलिए एक तरह से आपका बेस मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और इसीलिए सलाह भी दी जाती है। अब आप देखिए ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं और बहुत सारे कहते भी रहते हैं कि हमने 10th 12th में जब स्कूल टाइम में थे हमने सभी एनसीईआरटी कवर की हुई है। मेरे भाई, आपने उस समय कुछ भी किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैं कहता हूं कि 1 से 2 बार एनसीईआरटी जरूर आप लोग पढ़िएगा। अब मुझे लगता है क्यों का सवाल, क्यों जो आपका था उसका सवाल जवाब तो आपको मिल गया है। अब कौन सी पढ़नी है? तो सबसे पहले इतिहास में आप लोग जाइएगा, हिस्ट्री में आप लोग जाइएगा और इसमें आप लोगों को आप लोगों के सामने इतिहास की पुस्तकें हैं एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है और जिसे 1961 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। और आपको मालूम है कि इस तरह की किसी संगठन के द्वारा कोई बुक से लिखी जाती है तो उन्हीं से आप देखते हैं कि परीक्षाओं में जो सरकार के आंकड़े रहते हैं, जो बुक्स रहती हैं, उन्हीं का रेफरेंस देते हुए आपके सवाल बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस खड़े किए जाते हैं। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका पूरा नाम है। तो सबसे पहले आप लोग कक्षा 6वीं में आइए और कक्षा 6वीं में आप लोगों को हमारा अतीत के नाम से ये आपकी पुस्तक का नाम है, हमारा अतीत 1। फिर आप देखेंगे कि कक्षा 7वीं में आप लोगों को हमारा अतीत 2। कक्षा 8वीं में पुस्तक का नाम क्या है? हमारा अतीत 3। इसमें खंड 1 और खंड दोनों को कवर करना है। कक्षा 9वीं में आप लोग जाएंगे तो इसका पुस्तक का नाम है भारत एवं समकालीन विश्व 1 के नाम से, ये पुस्तक का नाम है। और कक्षा 10वीं में आप लोग जाएंगे तो भारत एवं समकालीन विश्व 2 के नाम से आपकी पुस्तक है। फिर कक्षा 11वीं में आप लोग जाएंगे तो विश्व इतिहास में विषय वस्तु के नाम से पुस्तक का नाम है, इसे भी आप लोगों को पढ़ना है। कक्षा 12वीं में आप लोग जाएंगे तो 3 पुस्तकें हैं इतिहास की, 3 किताबें इतिहास की। पहली किताब का नाम है भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 1, दूसरी पुस्तक का नाम है भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 2 और भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 3। ये आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक्स हो गई इतिहास के लिए। इतनी बुक्स आप लोगों को पढ़ना है। एक हमारा अतीत 1 हो गया, हमारा अतीत 2 हो गया, हमारा अतीत 3 हो गया, भारत एवं समकालीन विश्व 1 हो गया, भारत एवं समकालीन विश्व 2 हो गया, विश्व इतिहास में विषय वस्तु हो गया। और फिर आप देखेंगे भारतीय इतिहास में विषय वस्तु 1, 2 और 3 हो गई। एक आप लोग पेन कॉपी उठा लीजिए और इन सबको नोट्स कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट्स कर लीजिए, ठीक है? नोट कर लीजिए अपने पेज पर, डायरी पर। फिर आप लोग आर्ट एंड कल्चर देखते हैं, कला एवं संस्कृति। इसके लिए एनसीईआरटी की 2 बुक्स आप लोगों को पढ़नी है। पहली कक्षा 11वीं की बुक्स है, ये आप देखें भारतीय कला का परिचय के नाम से है। दूसरी भी 11वीं की बुक है भारत की जीवित शिल्प परंपराएं। इन 2 बुक्स को आप लोगों को कला और संस्कृति के लिए कवर करना है। इतिहास हो गया, कला और संस्कृति हो गया। फिर आप लोग भारतीय समाज के बारे में पढ़ते हैं। भारतीय समाज में आप लोगों को देखना है कक्षा 6वीं में आइए आप लोग, और इसमें सामाजिक विज्ञान के नाम से आपकी पुस्तक का नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1 के नाम से। पुस्तक का क्या नाम है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन 1। दूसरी बुक्स इसमें कक्षा 7वीं की है और ये सामाजिक विज्ञान की है और इसका नाम है सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2 के नाम से। कक्षा 8वीं की पुस्तक का नाम है सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 के नाम से आपकी पुस्तक होगी। इसे आप लोगों को पढ़ना है। फिर आप लोग कक्षा 11वीं में आप लोग जाइए और इसमें समाजशास्त्र के बारे में आप लोगों को पढ़ना है और समाज को समझना है। समाज को समझना के नाम से आपकी पुस्तक है। ये सभी आप लोगों को उपलब्ध करवा दूंगा और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? कक्षा 12वीं की होगी भारतीय समाज के नाम से आपकी पुस्तक है, इसे आप लोगों को पढ़ना है। कक्षा 12वीं की आप लोगों की एक और पुस्तक है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास के नाम से।
पुस्तक का नाम है, इसे पढ़ना है। तो भारतीय समाज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को इतनी बुक्स कवर करनी है। 1 2 3 4 5 6 पुस्तक आप लोगों को खरीदनी है, या आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। भूगोल की बात होती है, जियोग्राफी की बात होती है। और देखिए, जियोग्राफी को आप लोग जब भी पढ़िएगा, मैप का सहारा लेकर आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि मैप का सहारा लेकर आप लोग अगर पढ़ते हैं तो लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हैं और बेहतर आप लोगों का रिजल्ट रहता है। तो भूगोल के लिए कक्षा 6वीं की पहली पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा पर्यावास। पृथ्वी हमारा पर्यावास या पृथ्वी हमारा आवास के नाम से आपकी पुस्तक का नाम है। कक्षा 7वीं की पुस्तक जो आप लोगों को पढ़नी है, हमारा पर्यावरण के नाम से है। कक्षा 8वीं की जो पुस्तक है उसका नाम है संसाधन और विकास। कक्षा 9वीं की पुस्तक का नाम है समकालीन भारत 1 के नाम से। 10वीं कक्षा की पुस्तक का जो आपको पढ़ना है उसका नाम है समकालीन भारत 2 के नाम से। फिर आप लोग कक्षा 11वीं में जाएंगे, इसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के नाम से है। कक्षा 11वीं में एक और पुस्तक आपको पढ़नी है, भारत भौतिक भूगोल के नाम से पुस्तक है। फिर आप लोग कक्षा 12वीं में जाएंगे और कक्षा 12वीं में 2 पुस्तकें आपको पढ़ना है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और कक्षा 12वीं की दूसरी बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था के नाम से। तो भूगोल में आप लोगों को कितनी पुस्तकें पढ़ना है? 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद आप देखेंगे 8 और 9। टोटल भूगोल में आप लोगों को एनसीईआरटी की 9 बुक्स कवर करनी है। इनकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना हो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर आती है राजनीति के लिए। तो राजनीति में आप लोगों को कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है एनसीईआरटी की? तो कक्षा 9वीं में आइए आप लोग। सबसे पहले कक्षा 9वीं में, इसमें आप लोग राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के नाम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस पुस्तक का क्या नाम है? लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के नाम से पुस्तक है। फिर आप देखेंगे कि कक्षा 9वीं की है ये पुस्तक, ये आप लोग याद रखिएगा, कक्षा 9वीं की पुस्तक है। और कक्षा 10वीं की आती है, इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। फिर कक्षा 11वीं की पुस्तक का नाम है, कक्षा 11वीं में आप लोगों को राजनीति के लिए 2 बुक्स पढ़नी है। एक तो आप देखेंगे क्रियाशील भारतीय संविधान, और दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत के नाम से। और इसे आप लोगों को याद रखिए, इसका हो सकता है कि और भी नाम आप लोगों को देखने को मिले। तो राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरी पुस्तक है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार के नाम से। ठीक है, फिर आप लोग कक्षा 12वीं में आएंगे तो इसमें एक बुक है आपकी समकालीन विश्व राजनीति, और दूसरी बुक्स का नाम है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राजनीति। तो इतनी पुस्तक आप लोगों को पढ़नी है राजनीति के लिए। कक्षा 9वीं की पहली पुस्तक है, फिर आप देखेंगे दूसरी पुस्तक कक्षा 10वीं की है, फिर कक्षा 11वीं में 2 पुस्तकें हैं, और कक्षा 12वीं में भी 2 पुस्तकें, 2 बुक हैं। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। फिर आते हैं इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को देखना है, कक्षा 9वीं की पुस्तक पढ़ना है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। कक्षा 10वीं की पुस्तक का नाम है आर्थिक विकास को समझना। इस नाम से आपकी पुस्तक है और इसे आप लोगों को पढ़ना है। कक्षा 11वीं में आएंगे आप लोग तो एक पुस्तक पढ़नी है आपको, भारतीय आर्थिक विकास के नाम से है। फिर कक्षा 12वीं में आप लोग आएंगे तो 12वीं में आप लोगों को 2 पुस्तक पढ़नी है। कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है? पहली पुस्तक का नाम है परिचयात्मक वृष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है परिचयात्मक समष्टि अर्थशास्त्र। वृष्टि और समष्टि के नाम से पुस्तकें हैं 2। तो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में आप लोगों को 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक और 5 बुक पढ़नी है। 5 किताबें आपको एनसीईआरटी की अर्थव्यवस्था के लिए पढ़नी है आप लोगों को। फिर आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो देखिए, विज्ञान में आप लोगों को बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस देना है, जीव विज्ञान पर ज़्यादा फोकस देना है। उसी से आप देखते हैं कि अधिकतर क्वेश्चंस सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये आप लोगों को बता देता हूँ। विज्ञान की पहली पुस्तक कक्षा 6वीं की आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। कक्षा 7वीं की विज्ञान की पुस्तक भी एनसीईआरटी की आप लोगों को पढ़ना है। कक्षा 8वीं की आप लोगों को पढ़ना है। कक्षा 9वीं की विज्ञान भी आप लोगों को पढ़ना है, और कक्षा 10वीं की विज्ञान भी आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आती है कक्षा 11वीं की। तो रसायन विज्ञान में इकाई 4 को पढ़ना है, और जीव विज्ञान में इकाई 4 और 5 को केवल आपको कक्षा 11वीं में पढ़ना है। आगे हम लोग जब टॉपिक पर बात करेंगे ना, उनका जो पाठ्यक्रम देखेंगे ना एक तरह से,
जो विषय वस्तु रहेगी, तो उसमें बता दूंगा आप लोगों की कि ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से कवर करना है, आप लोग परेशान मत होइएगा। फिर 12वीं में आप लोग विज्ञान की कौन सी पुस्तक पढ़ना है? रसायन विज्ञान में इकाई 16 को आप लोग कवर करना है, और जीव विज्ञान में आप लोगों को इकाई 8, 9 और 10 पढ़ना है। ये जीव विज्ञान में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये हो जाती है आपकी किसके लिए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इतनी पुस्तक आप लोगों को एनसीईआरटी की पढ़ना है। वो स्पेशल बुक्स और हैं आपकी, तो उन्हें हम लोग कभी देखेंगे, इन्हें आप लोग कवर कर लीजिएगा। फिर स्पेशल जो बुक्स आपकी बचती है ना, उन्हें हम लोग बात कर लेंगे आगे, ठीक है। फिर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात आती है, तो विज्ञान की पुस्तक है कक्षा 12वीं की, और जीव विज्ञान के नाम से। इसमें अंतिम 4 अध्याय दिए गए हैं 13 से 16 तक। इनको आप लोगों को पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए कवर करना है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि एक कवर हो जाता है आप लोगों का एनसीईआरटी की एक लिस्ट, जो आप लोगों को बुक्स पढ़नी है। और ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब देखिए बात आती है कि एक कहाँ मिलेंगी, तो एक एक बुक आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं इसलिए एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पर जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डाउनलोड करने में आप लोगों को परेशानी होगी, समझ में नहीं आएगा कि कौन सी बुक्स डाउनलोड करनी है कौन सी नहीं, क्योंकि सभी बुक्स वहाँ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ जो बुक्स आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं वही बुक्स आपकी डाल दी गई हैं एनसीईआरटी की टेलीग्राम पर। ये बात आप लोगों की हो जाती है, ठीक है। अब देखिए बात ये आती है कि इन्हें पढ़ा कैसे जाए। तो देखिए एनसीईआरटी को पहली बार आप लोग पढ़िएगा। पहली बार जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें तो एक तरह से नॉर्मल पढ़िएगा, आपको ज़्यादा बोझ लेके नहीं पढ़ना है। नॉर्मल एक तरह से मुआयना कर रहे हैं आप लोग, कहीं जाते हैं ना किसी गांव में आप लोग, किसी शहर में, तो नॉर्मल आप लोग एक तरह से घूमते हैं, तो बड़े मन से आप लोगों को घूमना है, हर चैप्टर को पढ़ना है, हर लाइन को ध्यान से देखकर आगे बढ़ते जाना है। एक बार इस तरह से आप लोग कवर कर लीजिएगा। फिर बात आती है नोट्स बनाने की, तो जब 1-2 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना, फिर तीसरी बार हो सकता है कि आप लोग जब पढ़ें तो आप लोगों को, पहली बार आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बुक्स उठा के देखिए तो सभी पूरी बुक्स ही हर शब्द आप लोगों को नया लगता है, और आप लोगों को लगता है कि ये जरूरी है हमारे लिए। तो तब आपको नोट्स नहीं बनाना है। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे पहली बार से दूसरी बार कम शब्द आपको देखने को मिलेंगे कि ये नोट्स करने लायक हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उन्हें भी आप लोगों को नोट्स में शामिल नहीं करना है। तीसरी बार आप देखेंगे जो आपके पास सबसे कम शब्द बचेंगे और जो आपको लगेगा कि इन्हें हर हाल में नोट्स करना चाहिए, उन्हीं को आपको नोट्स करना चाहिए अपने नोट में। नोट्स उन्हीं के बनाना चाहिए आप लोगों को। या इस तरह से आप लोग ले सकते हैं, ये आजकल दोस्त यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की खूब चर्चाएं होती रहती हैं, तो मैं इसका उदाहरण इसलिए देता हूं कि कम से कम आप लोगों को याद रहे। कोई होगा या होगी, दोनों बोल रहा हूं, तो पहली बार आप लोग मिलते होंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई दिखती ही नहीं है आप लोगों को, उसमें सब अच्छाइयां दिखती रहती हैं। फिर आप देखते हैं कि 2-4 बार मिलते हैं आप लोग, फिर आप देखते हैं कि कुछ उसमें कमियां दिखने लगती हैं और कम अच्छाइयां दिखने लगती हैं। फिर आप देखते हैं कि और ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी कि उससे देखते हैं उससे समझते हैं, तो अंत में आप देखते हैं कि जो उसमें अच्छाइयाँ बचती हैं ना, वही अच्छाइयों का ही आप लोगों को नोट्स बनाना है। और किताब को छाप देना उससे अच्छा है कि किताब ही आप लोग पढ़िएगा। नोट्स बनाने का मतलब होता है कि 100 पेज का 2 से 3 पेज में पूरा समेट के रख देना। नोट्स वो होता है, किताबों को छाप देना ज्यों का त्यों नोट्स नहीं होता है, वो कॉपी हो जाती है। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए हैं नोट्स बनाने के लिए। और जो आप लोग चैप्टर खत्म करते हैं ना, उसके लास्ट में अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उन्हें भी पढ़ लिया करिएगा, समझा करिएगा। और एनसीईआरटी की बुक्स सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई हैं, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि जो जो बुक्स आपको पढ़ना है वो सबके लिए बता दिया है। एक सवाल और बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैंने देखा है, कहते हैं कि पहले हमें कक्षा 6वीं की पूरी एनसीईआरटी बुक्स कवर कर लेनी चाहिए, फिर कक्षा 7वीं की, फिर कक्षा 8वीं की, कक्षा 9वीं की, फिर कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं।
इस तरह से हमें पढ़ते हुए चलना चाहिए। आप लोगों का मानना है, जो आप लोगों को मैं सलाह दे सकता हूँ, रोक नहीं सकता हूँ। मेरा जहाँ तक मानना है, मेरी सलाह है आप लोगों को कि आप लोग एक सब्जेक्ट की पहली पुस्तक उठाइए, आप लोग एनसीईआरटी की पुस्तक आप लोग देखेंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप लोग एक सब्जेक्ट की सभी बुक्स पढ़ते हैं तो एक लय बनी रहती है आपकी। जैसे इतिहास में आप लोग कक्षा 6वीं की पहली बुक्स पढ़ेंगे, फिर 7वीं की पढ़ेंगे, फिर 8वीं की पढ़ेंगे, 9वीं की पढ़ेंगे, और फिर आप देखेंगे 10वीं की पढ़ेंगे, 11वीं की पढ़ेंगे और 12वीं की पढ़ेंगे। तो एक पूरा आपका फ्लो बना रहेगा, एक आप देखेंगे कि लय बनी रहेगी आपकी, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। अगर कक्षा 6वीं की आप लोगों ने क्या किया, इतिहास की बुक्स पढ़ ली, फिर भूगोल की पढ़ ली, तो ये लय होता है ना, जो आप देखेंगे जुड़ाव होता है ना, जो वो टूट जाएगा आपका। तो पहले इतिहास की बुक्स पूरी कवर करिए, फिर आप लोग भूगोल की कवर करिए, फिर इकोनॉमी, इस तरह से सभी। जब एक सब्जेक्ट आप लोग उठाते हैं तो जब तक बुक ख़त्म नहीं हो जाता है, मुझे लगता है कि दूसरे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। पहले इस तरह से आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर अपना जो करना है आप लोगों को करते रहिए। फिर भी आप देखते हैं कि बहुत सारे होंगे ऐसे जो कहेंगे कि नहीं, हम तो पहले 6वीं की कवर करेंगे, फिर 7वीं की, फिर 8वीं की। तो उन्हें आप लोगों को बता देता हूँ, उनके लिए भी बता देता हूँ कि कक्षा 6वीं में आप लोगों को 4 बुक्स पढ़नी है। पहला है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 1 के नाम से पुस्तक का होगी। फिर दूसरी हमारा अतीत 1 के नाम से पुस्तक होगी। तीसरी किताब होगी पृथ्वी हमारा आवास के नाम से, और चौथी पुस्तक होगी विज्ञान के नाम से। फिर आप लोग कक्षा 7वीं में 4 किताबें आप लोगों को पढ़नी है। इसमें पहली किताब का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2, दूसरी किताब का नाम है हमारा अतीत 2, फिर तीसरी किताब का नाम है हमारा पर्यावरण, चौथी किताब का नाम है विज्ञान। फिर कक्षा 8वीं में आप लोग जाएंगे तो इसमें भी 4 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3, दूसरी किताब का नाम है हमारा अतीत 3, तीसरी किताब का कक्षा 8वीं में जो पढ़नी है आपको उसका नाम है संसाधन और विकास, चौथी किताब का नाम है विज्ञान। कक्षा 9वीं में फिर आप लोग आएंगे और इसमें आप लोगों को 5 किताबें पढ़नी है। पहली किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 1, दूसरी किताब का नाम है समकालीन भारत 1, तीसरी किताब का नाम है अर्थशास्त्र, और चौथी किताब का नाम है भारत और समकालीन विश्व 1, और 5वीं किताब का नाम है इसमें विज्ञान। क्या नाम है? विज्ञान। और फिर आप देखेंगे, और इस तरह से आप देखेंगे कि कक्षा 9वीं में आपकी 5 बुक्स आप लोगों को लेनी है, पढ़नी है। फिर कक्षा 10वीं की बात होती है तो इसमें भी 5 ही किताबें हैं। पहली किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 2, दूसरी किताब है आपकी समकालीन भारत 2, और तीसरी किताब है आर्थिक विकास की समझ, और चौथी किताब है भारत और समकालीन विश्व 2, और 5वीं किताब है विज्ञान के नाम से। फिर आप लोग समाजशास्त्र के लिए, सोशियोलॉजी के लिए कक्षा 11वीं की बुक पढ़ेंगे, समाज का बोध के नाम से है। कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र के लिए 2 किताबें पढ़नी है। पहला है भारतीय समाज, और दूसरी आप देखेंगे भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास के नाम से। फिर आप लोग राजनीति विज्ञान में जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में। इसमें कक्षा 11वीं में आप लोगों को 2 किताबें पढ़नी है। पहली किताब का नाम है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, और दूसरी किताब का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार। फिर आप देखेंगे कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान के लिए 2 किताबें हैं। पहली आप देखेंगे समकालीन विश्व राजनीति, दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। फिर भूगोल की बात होती है। भूगोल में भी आप लोगों को कक्षा 11वीं में 2 किताबें पढ़नी है। पहली का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण। कक्षा 12वीं में भी भूगोल में आप लोगों को 2 ही किताबें पढ़नी है। पहला है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी किताब का नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। और इसी तरह से इतिहास में जाएंगे तो कक्षा 11वीं में आप लोगों को पहली किताब पढ़नी है विश्व इतिहास के कुछ विषय के नाम से है। फिर कक्षा 12वीं में 3 किताबें हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय 3। इस तरह से 3 किताबें आपको कक्षा 12वीं में पढ़नी है इतिहास के लिए।
इकोनॉमिक्स की बात होती है तो 11वीं की कक्षा की है एक किताब, उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस नाम से एक किताब, इसे पढ़ना है। और 2 किताबें हैं 12वीं की। कौन सी 2 किताबें हैं आपकी 12वीं की अर्थव्यवस्था के लिए? एक आप देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। तो इस तरह से आप लोग कक्षा वाई कक्षाएं अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, जो भी आपको करना है। चलिए, तो ये एनसीईआरटी की बुक्स की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब जो आपकी स्पेशल बुक्स हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। जो स्पेशल बुक्स आपको पढ़नी है, चाहे बिपिन चंद्रा की हो, फिर आप देखते हैं कि एम लक्ष्मीकांत अच्छी बुक्स बताते रहते हैं, उसे हो, इस तरह की तमाम बुक्स हैं, तो उन्हें भी हम लोग देख लेंगे। और कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा।